हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेक लॉ इजी। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52 की। तो सेक्शन 51 बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करता है, और 52 जो है वो पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स की बात करता है। देखिए, आपने ना अभी सेक्शन 47 में भी पढ़ा था ना, आपका सर्च ऑफ मतलब सर्च ऑफ पर्सन बीइंग अरेस्टेड, मतलब जो आपने वो सेक्शन पढ़ा था वो आपने जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसके रिलेटेड सर्च से रिलेटेड था। और ये जो सेक्शन 51 है वो अरेस्टेड पर्सन के सर्च से रिलेटेड, मतलब ये जिसको अरेस्ट किया जा चुका है उसके सर्च से रिलेटेड प्रोविजन आपके सेक्शन 51 में मिलेगा आपको। और सेक्शन 52 में आपका पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, मतलब जिस वेपन को भी ऑफेंसिव वेपन्स मतलब बोलते हैं ना, जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिसकी मदद से जो आपका ऑफेंडर है वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उनको सीज करने की पावर से रिलेटेड बात करता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेक्शन 51 और 52 की तरफ। पर सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये तो नहीं कहूँगी कि मैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप कीजिए, अगर आपको लगता है कि इसमें और चेंजेस की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं जेन्युइनली कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के आपके सामने रख सकूँ। चलिए फिर, वो तो आपकी मर्ज़ी है। देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो आप तभी करेंगे जब आपको कुछ ठीक लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये औरों के भी काम आ सकता है। मैं भी कोशिश करती रहूँगी, आज नहीं तो कल हो सकता है आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मुझे मिल जाए और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं इसमें बढ़ जाएँ। तो चलिए फिर चलते हैं सेक्शन 51 और 52 की तरफ। तो 51 बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करता है। तो ये क्या कहता है, वेन एवर, देखो ये जो है ना ये बहुत लंबा सा सेक्शन है, इसको मैं सिर्फ एक बार रीड कर रही हूँ और इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बता दूंगी। कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे आपको बताऊँ। वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट which does not provide for taking of bail, or under a warrant which provides for taking of bail but the person arrested cannot furnish bail, and whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, the officer making the arrest, or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparels found upon him, and where any article is seized from arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such person। तो ये आपका लंबा सा सेक्शन है, इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं और फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में आपको उसका बताऊंगी। सॉरी, ये क्या कहता है कि वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्ट, जब भी एक पर्सन आपका अरेस्ट होता है किसी पुलिस ऑफिसर के ज़रिए एक वारंट के अंडर, एक ऐसे वारंट के अंडर जो कि बेल प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना, डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग बेल। जब भी कोई पर्सन आपका अरेस्ट हुआ है किसी पुलिस ऑफिसर के मतलब किसी पुलिस ऑफिसर के ज़रिए किसी वारंट के अंडर, किसी वारंट के अंडर, पर वो आपका बेल के लिए, वो वारंट जो है वो आपका बेल के लिए अलाउ नहीं करता है, या फिर वारंट के अंडर तो अरेस्ट हुआ है, ठीक है, जो बेल प्रोवाइड करता है, बट पर्सन जो है वो आपका बेल फर्निश नहीं कर पाता है। और कंडीशन क्या है, और कंडीशन है कि वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, ये तो वारंट की बात आई थी कि वारंट के साथ में, ठीक है ना, विद वारंट, ठीक है, विद वारंट अरेस्ट करा, आपका क्या करा, अरेस्ट किया है, तो हो सकता है कि आपका कोई आपका बेल के लिए अलाउ नहीं करता है। पर मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि वारंट के अंडर आपका अरेस्ट किया गया है, पर वो जो है वो आपका बेल प्रोवाइड करता है, पर आपका जो अरेस्टेड पर्सन है वो बेल फर्निश नहीं कर पाता है। या अब हम बात करते हैं विदाउट वारंट वाली, ठीक है ना, ये तो था विद वारंट, ये तो विद वारंट। अब है विदाउट वारंट की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन विदाउट वारंट आपका क्या है, अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना, किसी प्राइवेट पर्सन के ज़रिए या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के ज़रिए, ठीक है, बट वो आपको उसको लीगली जो है उसको बेल आपकी अलाउड नहीं है, या फिर वो बेल फर्निश नहीं कर पाता, या फिर हाँ बेल फर्निश नहीं कर पाता है,
तो उस केस में आपका जो पर्सन है उसको सर्च किया जा सकता है। इसी के रिलेटेड आपका इसमें लिखा है, और सर्च करके जो भी उसके बोलते हैं जो भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है ना, उनको अपनी कस्टडी में, उसके जो आर्टिकल्स हैं उसकी बिलोंगिंग्स हैं उसको अपनी कस्टडी में लिया जा सकता है। सिर्फ ऐसी बिलोंगिंग्स को नहीं लिया जा सकता, ऐसी आर्टिकल्स को नहीं लिया जा सकता जो उसने अपने खुद के पहन रखे हैं। फाइन। तो ये आपकी बात करता है सेक्शन 51 का सबसेक्शन 1। अब इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैंने देखो बेयर एक्ट से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, बट इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है जो आपके लिखने के काम आएगा वो आपको बताते चलते हैं कि ये जो सेक्शन है ना वो डील करता है विद सर्च ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। जबकि हमने जो पहले बात करी है वो आपका जो पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड, मतलब जिसको अरेस्ट करना है उसके सर्च से रिलेटेड बात करी थी आपके सेक्शन 47 में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि द सर्च ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन कैन बी डन बाय पुलिस ऑफिसर और अ प्राइवेट पर्सन, पुलिस ऑफिसर और अ प्राइवेट पर्सन हु हैज़ द अरेस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये आपका जो सर्च है ना, सर्च ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन जो है वो आपका हो सकती है कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है या कोई भी प्राइवेट पर्सन कर सकता है, जो कि आपका बोलते नहीं है जो कि आपका काम कर रहा है किसके, आपके किसी सर्टेन कंडीशंस के अंडर कोई प्राइवेट पर्सन भी आपका अरेस्ट करने के लिए सर्च कर सकता है। तो ये कंडीशंस क्या क्या हैं वो हम बात कर लेते हैं। ये कहता है कि जब पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट दैट डज नॉट अलाउ बेल और अलाउ बेल बट द पर्सन कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब पर्सन जो है उसको वारंट के अंडर, आपका विद वारंट बात करी थी ना, वारंट के अंडर उसको अरेस्ट किया जा सकता है, बट क्या है वो जो है आपका बेलेबल कंडीशन नहीं है, मतलब वो बेल आपकी अलाउड नहीं करती है, या फिर बेल अलाउ करती है बट पर्सन उसको फर्निश नहीं कर पाता है। दूसरी कंडीशन कहती है कि पर्सन जो है वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया गया है ना, विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, या फिर आपका किसी प्राइवेट पर्सन ने उसको अरेस्ट किया है अंडर अ वारंट, पर वो जो है लीगली उसको बेल नहीं मिल सकती, या फिर वो उसको बेल को फर्निश नहीं कर सकता, मतलब उसे अफोर्ड नहीं कर सकता बेल। The officer or the private person making the arrest can search such person and take away all the articles except the necessary clothes that are found on him। तो ये कहता है कि इस तरीके के जो ऑफिसर है ना, या भी कोई भी प्राइवेट पर्सन जो कि आपका अरेस्ट कर रहा है, वो उस पर्सन को सर्च कर सकता है, उस पर्सन की तलाशी की, अरेस्टेड पर्सन की तलाशी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके प्लेस ऑफ सर्च की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, उसकी खुद की तलाशी की बात कर रहे हैं कि उसकी तलाशी ले सकते हैं, और तलाशी लेने के बाद में उसके जो भी आर्टिकल्स उनको, मतलब जो भी सामान उसके पास में मिलेगा उसको वो क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। बस जो उसने नेसेसरी क्लोथ्स उसने पहने हैं ना वो उनको नहीं ले सकते हैं, उनको जब्त नहीं करेंगे, बाकी सारे जो भी उनके पास में सामान है उसको जब्त कर सकते हैं। द ऑफिसर और द प्राइवेट पर्सन मेकिंग अरेस्ट मस्ट गिव अ रिसिप्ट टू द पर्सन अरेस्टेड फॉर द आर्टिकल्स दैट आर सीज्ड फ्रॉम हिम। तो ये कहते हैं कि जो भी ऑफिसर और प्राइवेट पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अरेस्ट किया है, उनको उन सारे सामान, मतलब उन सारे सामान की एक रिसिप्ट देनी पड़ेगी जो उन्होंने सीज़ किए हैं। जैसे आपका ये है आपका पुलिस ऑफिसर, ये आपका क्या है पर्सन, अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है ना, ये पुलिस ऑफिसर है, ये आपका अरेस्टेड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन है। तो जब पुलिस ऑफिसर ने इस अरेस्टेड पर्सन की ना तलाशी ली, उसको सर्च किया, तो उससे जो भी उसने आर्टिकल्स जब्त किए ना उन सब की एक लिस्ट बना के उसकी प्रॉपर रिसीप्ट जो है वो आपका किसको देगा, प्रॉपर रिसीप्ट देगा वो आपका जिस पर्सन को उसने अरेस्ट किया है। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए उसके पास में कुछ कीमती सामान था वो उसने जब्त कर लिया और उसको मेंशन नहीं किया है, तो उसको मेंशन करना भी ज़रूरी है। ऐसा कई बार क्या होता है कि उसका ज़रूरी सामान जो है बोलते हैं जो कीमती है उसे अपने पास रख लिया, उसको शो ही नहीं करा, तो ये आपका इलीगल या बोलते हैं ना मेल प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है, अनलॉफुल एक्ट आ जाएगा पुलिस ऑफिसर का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है रूल, क्या कहता है कि जो भी पर्सन को सर्च करने पे, अरेस्टेड पर्सन को सर्च करने पे जो भी सामान उसके पास में मिलता है उसकी एक लिस्ट बन के उसके प्रॉपर रिसीव्ड बनेगी, और वो रिसीव्ड किसको दी जाएगी, अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी कि भाई आपका ये सामान हमने अपने पास रखा है कस्टडी पे। अब दूसरा सबसेक्शन क्या बात करता है, whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency। तो ये कहता है कि जब भी मान लो अरेस्ट किसी फीमेल पर्सन का, कोई फीमेल पर्सन आपकी फीमेल ऑफेंडर है, ठीक है ना, जिसको अरेस्ट किया गया है, अगर उसको सर्च करने की बात आती है तो सर्च जो है कोई फीमेल ऑफिसर ही करे,
किसी फीमेल ऑफिसर या किसी फीमेल के ज़रिए ही उसकी तलाशी ली जाए विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, मतलब तलाशी लेते समय भी उसके साथ में कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तलाशी भी पूरा उसकी जो बोलते हैं डिसेंसी को मेंटेन करते हुए होनी चाहिए। तो इस सबसेक्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं, दिस सबसेक्शन डील्स विद द सर्च ऑफ फीमेल हु इज़ अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और अ प्राइवेट पर्सन। तो ये जो सेक्शन है, सबसेक्शन है, वो फीमेल के सर्च से रिलेटेड, मतलब जो अरेस्टेड फीमेल है, अगर कोई भी अरेस्टेड पर्सन कोई फीमेल है तो उसके सर्च से रिलेटेड है, ठीक है। अंडर द कंडीशन मैंशनड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51, मतलब जो भी कंडीशंस आपकी इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 में मेंशन की गई है। तो ये क्या कहता है कि इस सेक्शन के हिसाब से सर्च ऑफ अ फीमेल कैन ओनली बी डन बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, मतलब किसी भी फीमेल का जो सर्च है, उसकी अगर फीमेल ऑफेंडर की सर्च करना, उसकी तलाशी लेनी है, तो वो किसी दूसरी फीमेल के ज़रिए ही होने चाहिए और डिसेंसी को मेंटेन करते हुए होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि फीमेल हु इज़ सर्च्ड मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जिस भी फीमेल को सर्च किया जा रहा है, उसको तलाशी ली जा रही है, उसको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ में ट्रीट करना चाहिए। एंड हर प्राइवेसी एंड मॉडेस्टी मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज फार एज पॉसिबल, और उसकी प्राइवेसी और उसकी मॉडेस्टी को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। The search of a female cannot be done in the presence of male means that no male officer or private person can witness or participate in search of a female। मतलब जो फीमेल का सर्च हो रहा है, देखिए ये इसमें नहीं लिखा है, इसमें एक्ट में नहीं लिखा है, बट वैसे बेसिकली आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इसका लीगल इंटरप्रिटेशन यही होगा कि अगर फीमेल की सर्च करनी है तो वो किसी मेल ऑफिसर की प्रेजेंस में या मेल की प्रेजेंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब कोई फीमेल की सर्च की जा रही है उस दौरान, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सबसेक्शन 2, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेक्शन 52 की। तो सेक्शन 51 की हमने बात कर ली, सेक्शन 51 की बात कर ली, जो किसकी बात करता है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करता है। पहला आपका अरेस्टेड पर्सन इन जनरल की बात करता है, और सेकंड सबसेक्शन जो है इसका, वो आपका फीमेल के अरेस्ट की रिगार्डिंग बात करता है। अब हम बात करते हैं, यस, अब है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, ठीक है ना, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। तो ये आपका सेक्शन है 52। सेक्शन 52 क्या बात करता है, ये देखिए इसमें लिखा है, द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन विच ही हैज़ अबाउट हिज पर्सन। ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन, ठीक है ना, जो कि आपका अरेस्ट कर रहा है इस कोड के अंडर, उनके पास में ये पावर होती है कि अगर जो पर्सन अरेस्टेड है उसके पास में कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है तो वो उसको अपने पास रख सकते हैं, उससे ले सकते हैं, उससे जब्त कर सकते हैं, ठीक है। एंड विच ही हैज़ अबाउट हिज पर्सन एंड शेल डिलीवर ऑल वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच और whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested। तो ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट कर रहा है इस कोर्ट के अंडर, उसको अगर अरेस्टेड पर्सन के पास में कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है तो वो उसको अपने पास रख सकते हैं, और फिर उन वेपन्स को जब्त करके वो किसके पास लेके जाएंगे कि कोर्ट के सामने, जिस कोर्ट के सामने उस पर्सन को अरेस्टेड पर्सन को पेश करना है, या जिस ऑफिसर के सामने उसे पेश करना है, उनको उनके पास वो उसे ऑफेंसिव वेपन्स को सबमिट कराएंगे। फाइन, तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है, सेक्शन 52 ऑफ CRPC डील्स विद द पावर ऑफ द ऑफिसर or other person making any arrest under this code to seize any offensive weapons that the person arrested has about his or her person and to deliver them to the court or officer before which or whom the person arrested is produced। तो मैं आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में कि ये क्या डील करता है, ऑफिसर की, जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, और जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसकी इस पावर के बारे में डील करता है किसकी पावर के है, ऑफेंसिव वेपन्स, अगर उस पर्सन अरेस्टेड पर्सन के पास में कोई ऑफेंसिव वेपन्स मिलते हैं उनको सीज करने की, और साथ ही साथ में इन ऑफेंसिव वेपन्स को डिलीवर करने की, ठीक है, किसमें, जिस कोर्ट में या जिस ऑफिसर के सामने उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाएगा या उनके सामने पेश किया जाएगा। ऑफेंसिव वेपन क्या होता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका कैपेबल है इंजरी कॉज करने के लिए या दूसरे पर्सन को हार्म करने के लिए, जैसे नाइफ हो गया, गन, स्टिक एक्सेट्रा, कुछ भी, ये सारे ऑफेंसिव वेपन्स में आ सकते हैं।
ठीक है। द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन इज टू प्रिवेंट द पर्सन अरेस्टेड फ्रॉम यूजिंग सच वेपन्स टू रेजिस्ट अरेस्ट, एस्केप कस्टडी और हार्म अदर्स। तो इसका ये जो प्रोविज़न है ना, इसका मतलब मकसद क्या है, पर्पस क्या है इसका, कि ये ऑफेंसिव वेपन्स को अपने पास रखने का पर्पस है ताकि जो पर्सन अरेस्टेड पर्सन है ना, वो इन वेपन्स को यूज़ करके अपने अरेस्ट को रेजिस्ट ना कर सके, मतलब क्या बोलते हैं इसे, मतलब अरेस्ट से बचने की कोशिश ना करे, कस्टडी से बचने की कोशिश ना करे, या फिर दूसरों को हार्म ना कर सके। The officer or person making the arrest has the discretion to decide whether a particular object is an offensive weapon or not, depending on the circumstances of the case. तो ये ना, ये आपका जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है ना, उसके डिस्क्रिप्शन पे है कि वो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को ऑफेंसिव वेपन माने या ना माने, ठीक है ना। वो उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि जो भी सामान उसके पास में मिला है उसमें से हो सकता है कि कोई चीज़ मतलब ऑफेंसिव वेपन की तरह काम कर सके। ये केस का जो सरकमटेंसेस है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। The seizure of offensive weapon is also a measure to preserve the evidence of the offense and to prevent its tampering and destruction. और इसका एक और, ये जो ऑफेंसिव वेपन सीज करने का एक और मकसद क्या है कि ये एविडेंस को प्रिजर्व करना, ठीक है ना, जो ऑफेंस के एविडेंस है उसको प्रिजर्व करना, और साथ साथ में इन एविडेंस से कोई टेम्परिंग या उनका डिस्ट्रक्शन ना हो सके, उसको प्रिवेंट करना। फाइन। शॉर्ट में हम क्या कहेंगे कि सेक्शन 52 जो है वो ये क्या डिज़ाइन करने के इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर द सेफ रिमूवल ऑफ ऑफेंसिव वेपन फ्रॉम इंडिविजुअल्स बीइंग अरेस्टेड एंड देयर प्रॉपर हैंडलिंग इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये आपका सेक्शन डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी आपका अरेस्टेड पर्सन है ना, उससे क्या कर सके, जो ऑफेंसिव वेपन से उनका सेफ रिमूवल हो सके, उससे लिया जा सके उनको, और साथ ही साथ में उनकी प्रॉपर हैंडलिंग हो सके इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट हार्म एंड मेंटेन सिक्योरिटी ड्यूरिंग द अरेस्ट प्रोसेस। मतलब अरेस्ट प्रोसेस के दौरान किसी को कोई तरीके का नुकसान ना हो, सिक्योरिटी मेंटेन हो सके, इसको मतलब इसके लिए ज़रूरी होता है। और साथ साथ में किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन 51 और 52 भी हो गया है। इसके बाद हम सेक्शन 53 पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर आपको प्लीज़ हेल्प मिलती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।